साथियों, आज ये कोरोना की जो महामारी हमारे देश में चल रही है, इस महामारी का मंजर देख करके मन बहुत दुखी है, मन बहुत व्यथित है, मन बहुत परेशान है। और जो टेलीविजन के समाचारों में हम देखते हैं, उसके अलावा जिस तरीके से हमारे जानने वाले पहचानने वाले बड़ी संख्या में सब जगह से खबरें आ रही हैं कि कहीं यहाँ इनकी मौत हो गई है, वहाँ इनकी मौत हो गई है, ये मौतों का खबरें सुन करके मन बहुत परेशान है, मन बहुत व्यथित है। तो साथियों, टेलीविजन पर जब हम आजकल खोलते हैं, जिस तरीके से शमशान घाट दिखते हैं, शमशान घाट पर जलती हुई चिताएं दिखती हैं, एक साथ सैकड़ों चिताएं जलती हुई दिखती हैं। ऐसे भी हमने सीन्स देखे, वीडियो देखे, जिसमें एक साथ 20, 25, 30 चिताओं को डेड बॉडी इकट्ठी रख करके एक साथ उनका अंतिम क्रिया कर दिया गया। इस तरीके के जो सीन हैं, नंबर लगे हुए हैं डेड बॉडियों के, नंबर, अंतिम क्रिया करने के लिए नंबर लगे हुए, लाइन में डेड बॉडी हैं। बहुत ही दुख भरा समय है जो आज हमारे बीच में चल रहा है। और दूसरी तरफ साथियों, अस्पतालों की हालत, ऑक्सीजन की किल्लत, किस तरीके से लोग गड़गड़ा रहे हैं, किस तरीके से लोग रो रहे हैं, मन्नत कर रहे, किस तरीके से अपनी आंखों के सामने अपने परिजन को खो दे रहे हैं। अस्पतालों की हालत, अस्पतालों में जगह नहीं है, एक एक पेशेंट, लोग रोते बिलखते हुए बच्चे, ये सारा देख के मन बहुत व्यथित है। ये जो सिचुएशन है आज की तारीख में, ये सिचुएशन हमारे देश के सामने कैसे बनी, क्यों बनी साथियों, ये हमको समझना है। इसके पीछे की राजनीति को समझना है साथियों। आज इस दुख भरे समय में यह भी जरूरी है कि इस दुख का कारण खोजना है। हमको यह भी जरूरी है इस बात को समझना है कि ये दिन, इस बुरा दिन हमने क्यों देखा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये परिस्थिति क्यों बनी, इस परिस्थिति तक क्यों हम पहुंच पाए। कोई भी राज सत्ता में बैठे लोग चिंतित नहीं दिख रहे, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों पर छोड़ दिया, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों पर छोड़ दिया, कलेक्टरों ने तहसीलदारों के ऊपर छोड़ दिया, तहसीलदारों ने और छोटे अधिकारियों पर छोड़ दिया। तो ये क्या है? आज की तारीख में प्रधानमंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना बना करके देश के सामने क्यों पेश नहीं कर रहे? ये क्या जिम्मेदारी देश की प्रधानमंत्री की नहीं है? कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग श्रेय लेते हैं कि सब नरेंद्र मोदी कर रहा है। कुछ भी होता है तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। आज की तारीख में जब देश की ये हालत है, तो क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की जो एक केंद्र की सरकार है, ये जिम्मेदार नहीं है? ये हमको समझना है साथियों। देश स्तर का मामला है, किसी एक स्टेट का मामला नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसा बोल रहे हैं। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ये बात ठीक है, मगर जो परिस्थिति आज की है उसके आधार पर ये सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये राष्ट्रीय संकट है। इस राष्ट्रीय संकट में राष्ट्रीय जो सरकार है उसका जिम्मेदारी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच नहीं सकती है, उसको बचना नहीं चाहिए। ये हमको समझना है साथियों। जिस तरीके से ऑक्सीजन का किल्लत हुआ, जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार बोल रही, केंद्र सरकारों को राज्य सरकार बोल रही। अरे भैया, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार हैं। जो भी सरकारें हैं जिस स्टेट में, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सारी सरकारी जिम्मेदार, सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, सारे शासनकर्ता जिम्मेदार हैं। वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सब जिम्मेदार है। जिम्मेदारी से भगना नहीं चाहिए। जो भी जिम्मेदारी से भग रहे हैं वो गलत कर रहे हैं,
जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता की इस मजबूरी में, परेशानी में जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बात हमको समझने का जरूरत है। हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये अव्यवस्था है। और ये अव्यवस्था की शुरुआत होती है भारतीय जनता पार्टी का जो एक नशा है, चुनाव जीतने का नशा, सत्ता पर कब्जा करने का नशा। इस नशा से शुरुआत होता है बंगाल का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव। इस चुनाव की घोषणा के पहले कोरोना का दूसरा लहर ब्रिटेन में चल रहा था, दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहा था, और ये बिल्कुल सुनिश्चित था कि ये जो वायरस है हमारे देश में भी दूसरा लहर आएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, इनके चाहे अमित शाह हो, पूरा सरकारी तंत्र को एक ही नशा था कि बंगाल का चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेष। और बंगाल के चुनाव के लिए इन्होंने राष्ट्रीय जो नीति बनानी थी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, उस नीति को नहीं बनाए। क्योंकि जो राष्ट्रीय नीति की घोषणा करते तो ये चुनाव में रैलियां नहीं कर पाते, चुनाव में देश भर की जनता को इकट्ठा नहीं कर पाते, चुनाव में लोगों को गुमराह नहीं कर पाते। इस कारण से इस राष्ट्रीय नीति को जो बनना था, इस सबसे बड़ी चूक हुई है दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार की, जिसको आज जिम्मेदारी लेना चाहिए, जिसको आज इस बात को समझना चाहिए। यदि ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले या तो इन चुनाव को टाला जाता, या इस चुनाव के पहले एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाती जिसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन के प्लांट, ऑक्सीजन की जरूरत, जब दुनिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी तो हमारे देश को भी पता था कि हमारे देश के अंदर जब कोरोना की हालत खराब होगी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगे, ऑक्सीजन की जो ज्यादा उत्पादन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आज हमको समझने का जरूरत है। इन सरकारों का ये विफलता है, ये जो चुनाव जीतने की हवस है, उसके चक्कर में देश को इस अकाल में, इस राष्ट्रीय आपदा में धकेल दिया गया है। एक बात हमको ये ध्यान रखनी, ये अटल सत्य है। बंगाल का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का पंचायत का जो चुनाव है, हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगाया गया, ये 3 बड़े इंसिडेंट हैं जिनके वजह से पूरे देश में कोरोना फैला, पूरे देश में कोरोना फैला। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोगों को ले गए, मध्य प्रदेश से, भोपाल से, इंदौर से बड़ी संख्या में चुनाव प्रचार करने के लिए लोग गए। कई लाख लोग दूसरे स्टेटों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे किए और उनको चुनावी रैली में संख्या दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए, माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और कई लोग तो महीनों तक वहां रहे। उसके बाद से जब वो अपने स्टेटों में आए तो वो वाला जो सबसे, जो बंगाल में जो कोरोना का जो वायरस है, जो सबसे तेज है, उस वायरस को लेकर के वो सारे प्रदेशों में आए और सारे प्रदेशों में उनकी जांच हुई। बड़ी संख्या में संक्रमित निकले वो लोग जो बंगाल से आए। तो ये हमको समझना है, जिस तरीके से कुंभ के अंदर बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, कुंभ के अंदर भी इतने सारे लोग संक्रमित हुए, कुंभ से पूरे देश में वायरस गया है। तो ये जो सरकार है, जो धर्म के नाम पर अंधी होकर के लोगों को मूर्ख समझते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं कि धर्म के नाम पे हम चाहे जो करेंगे, कुछ भी करेंगे, देश की जनता उसको सही कहेगी। ये हमको समझना है, इनके गलत कामों को गलत कहना है, इनके गलत कृत्यों को गलत कहना है, ये हम सबका जिम्मेदारी है। जब हम गलत चीज को गलत कहेंगे तभी इनके अंदर सुधार आएगा, तभी ये सुधरेंगे। यदि हम इसको गलत को गलत नहीं कहेंगे तो जितना गलत इन्होंने अभी किया उससे ज्यादा गलत और करेंगे आने वाले समय में। अभी ये दूसरी लहर है, तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी। देश को अभी बहुत झुलसना है,
इसके लिए हमको इन कमियों को समझना, कमियों को अंकित करना, कमियों को सही करना, ये हम सबका जिम्मेदारी है। एक हिस्सा ये है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है साथियों। दूसरा हिस्सा है साथियों दवाई का। दवाई के सेक्टर में, वैक्सीन के सेक्टर में आप देखो इस सरकार का चरित्र। करोड़ों वैक्सीन की डोज एक्सपोर्ट की है विदेश में, गिफ्ट की है लोगों को। हमारे देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, विदेशों के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया को हर चीज देता है, उसने पहले तय किया कि जो भी वैक्सीन है वो पहले मेरे देश के नागरिकों को लगेगी, उसके बाद हम किसी देश को देंगे। जब तक हमारे देश के सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हम किसी देश को वैक्सीन नहीं देंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है, लगभग 100 करोड़ डोज चाहिए। 100 करोड़, 18 साल से ऊपर की बात करेंगे तो लगभग 100 करोड़ डोज चाहिए। 100 करोड़ डोज बनाने के लिए कितना समय लगेगा? इसके लिए सरकार ने कोई योजना नहीं है। इसके हिसाब से सरकार का जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उनका प्रोडक्शन का योजना नहीं है। उसके लिए सरकार ने सही तरीके से योजना नहीं बनाई। अभी अगर पूरे देश को 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है तो अभी के हिसाब से कई साल लगेंगे, कई साल लगेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है, ये हमारी सरकार का फेलियर है जिसको हमको समझने की जरूरत है। ये जो इंजेक्शन है, ये जो दवाइयां हैं, ये सारी दवाएं बीच में बन रही थी, मगर सरकार को देखो दूसरा लहर दुनिया में आ रही थी, मगर दवाइयों का उत्पादन, दवाइयों का प्रोडक्शन, दवाइयों का स्टोरेज, इसी के साथ में ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑक्सीजन का स्टोरेज, इस सब पर कोई भी सरकार ने सीरियस तरीके से योजना नहीं बनाया। ये केरल का सरकार है, केरल का सरकार ने 48 करोड़ लगा करके एक प्लांट डाला जहां सीपीएम की सरकार है, और उस प्लांट से पूरे केरला को ऑक्सीजन दिया, वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, और दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हो, दूसरे स्टेटों को ऑक्सीजन दे रहे हो। ऐसा योजना क्या बीजेपी की सरकारों ने बनाई? ऐसी योजना क्या कांग्रेस की सरकारों ने बनाई? ऐसी योजना क्या और दूसरी सरकारों ने बनाई? जो केरल की सरकार जब योजना बना सकती तो बाकी सरकारें योजना ये क्यों नहीं बना सकती हैं? आज ये सवाल है। इसलिए हमको साथी इस चरित्र को समझना है, जनता के लिए सोचने की क्षमता। पहले भी केरल में सबसे बेहतरीन तरीके से पहली लहर को हैंडल किया था केरल ने, केरल के अस्पतालों ने, केरल का सरकारी स्ट्रक्चर ने। तो केरल कर सकता है तो हमारे देश का बाकी प्रदेश और देश के बाकी हिस्से क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल आज हमको उठाने का जरूरत है। ये नीति का सवाल है साथियों, ये समझ का सवाल है जिसको हमको समझने का जरूरत है। तो ऑक्सीजन के मामले में, दवाइयों के मामले में सरकार ने कोई विधिवत योजना नहीं बनाई, जिसके कारण से आज इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, इतनी सारी मौतें हो रही हैं। और इन मौतों के लिए कोर्ट ने भी कहा है कि ये सरकार की फेलियर होने की वजह से, सरकार की सही नीति नहीं होने की वजह से ये इतने सारे लोगों का मौत हुआ, इतने सारे लोगों का डेथ हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही हैं ये सरकारी मौतें हैं, ये सरकार के द्वारा की जा रही मौतें हैं। इन सरकारों की जो नकारापन है, जो दूरदर्शिता है, उसके द्वारा ये मौतें हो रही जनता की। इसके लिए ये सरकारें जिम्मेदार हैं, ये हमको समझना है। चुनाव आयोग को भी ये कह दिया कोर्ट ने, मद्रास कोर्ट ने और भी कोर्टों ने कहा कि आप जिम्मेदार हैं, क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये जो कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग को कहा, चुनाव आयोग एक्चुअल केंद्र सरकार के अधीन है, और एक केंद्र की सरकार कह रही कि चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, ये फालतू की बात है। चुनाव आयोग केंद्र की सरकार जो है उसका हाथ का खिलौना है, उनका हाथ का खिलौना है। चुनाव आयोग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार,
बीजेपी आरएसएस की जो लाइन है उसको लागू कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए लागू कर रहे हैं। ये बंगाल में जो 8 चरणों में चुनाव हुआ, ये बाकायदा चुनाव आयोग का योजना था ताकि बीजेपी को उसका फायदा मिले। वहां का सीटें भी इस तरीके से, पहले चरण में जो सीटें थी वो सीटें थी जिसमें बीजेपी का थोड़ा अच्छी स्थिति थी ताकि बीजेपी माहौल बनाने में सफल हो। आखिरी के जो कम कम सीटों के चुनाव थे वो क्षेत्र थे जहां तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों का ज्यादा प्रभाव है, ताकि उन क्षेत्रों में बीजेपी माहौल बना सके, ज्यादा लोगों को झोंक सके, पूरी ताकत लगा सके। उसके लिए 8 चरणों में चुनाव हुआ। तो ये चुनाव आयोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। ये जो चल रहा है इसके लिए ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज की तारीख में सारी संस्थाओं को ये तीनों लोग, पीछे से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये तीनों मिलके इस पूरी चीज को ऑपरेटिंग कर रहे हैं और हर चीज पे इनका पूर्ण बहुमत है, पूरा कब्जा है। इसलिए आज की तारीख में इस सारी आपदा के लिए, विपत्ति के लिए अगर जिम्मेदार हैं तो ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं, जिसको हमको साथी समझना है, हमारी देश की जनता को समझना है। और आज हमको इस मांग को उठाना है, इस बात को उठाना है, इस नीति को उठाना, जिसको हमको समझने की जरूरत है कि सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार की ये जो निजीकरण करने की मुहिम है, जो अस्पतालों को निजीकरण कर रहे हो, सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रहे, सरकारी अस्पतालों का बजट कम कर दिया, जो डॉक्टरों के पद हैं वो खाली हैं, नर्सों के पद हैं वो खाली हैं, भर नहीं रहे हैं। ये नीति गलत है, इसको हमको आज समझना है। जो ये प्राइवेट कंपनियां, पूंजीपति, आज जो वैक्सीन बनवाई सरकार ने, निजी पूंजीपति से वैक्सीन बनाई है। जो हमारी देश की वैक्सीन कंपनी है, सरकारी कंपनी, उसको इन्होंने नष्ट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। वो जो भी है भी तो उसको काम नहीं करने दे रहे, निजी पूंजीपतियों से वैक्सीन बनवाई है। सरकारी कंपनी भी वैक्सीन बना सकती थी, ये सरकार की गलत नीति है। सरकार यदि सरकारी कंपनी से वैक्सीन बनवाती तो ये वैक्सीन मुफ्त में सरकार दे सकती थी। आज निजी पूंजीपतियों से बनाई तो निजी पूंजीपति मुफ्त में नहीं दे सकते, उनको मुनाफा कमाना है, उनको पैसा कमाना है, इसलिए पैसे में वैक्सीन मिल रही है। इसी तरीके से जो सरकारी अस्पताल कमजोर करके प्राइवेट अस्पतालों को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों ने आज के समय में सबसे ज्यादा लूट की है, सबसे ज्यादा लूटा है, सबसे ज्यादा पैसा लूटा है देश की जनता का। सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में। गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा नहीं सकता, आम जनता प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा नहीं सकती। जो उच्च मध्यम वर्गीय आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो जा रहा, वो वहां से लूट के आ रहा, कई लाखों के बिल बना रहे। तो ये लूट मची हुई है। इसलिए साथ ही आज हमको इस नीति को समझना है कि सरकार की जो ये नीति है कि दवाइयों की कंपनी में, हॉस्पिटल के सेक्टर पे जितनी ड्रग्स की सरकारी कंपनी, सबको बर्बाद कर दिया। हर क्षेत्र में देशी विदेशी पूंजीपति, हर क्षेत्र में देशी विदेशी कंपनी, ये जो लाने का कॉन्सेप्ट है, ये सरकार का गलत नीति है। ड्रग्स की जो कंपनियां हैं, जो जीवन उपयोगी दवाएं हैं, वो सरकार को बनानी है, जनता को मुफ्त में देनी है, जनता को कम से कम पैसे में देनी है। सरकारी अस्पताल बनाने हैं, सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर रखने हैं, नर्सेज रखने हैं, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं, सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने हैं, ताकि आम जनता को इलाज मिल सके, मुफ्त में इलाज मिल सके। इस नीति की तरफ हमको ले जाना, इस बात को हमको समझना है, किस नीति का विरोध करना है और इस नीति की तरफ हमको ले जाना है। तो ये बात भी आज हमको समझने की जरूरत है साथियों। ये साथियों प्रमुख सवाल हैं जो मैंने आपके सामने रखे आज। और इस कोरोना काल के समय में साथियों, अब ये आज का समय है कि हमको घबराना नहीं है,
इस विपदा में बड़े संख्या में लोगों की मौत हो रही, घबरा करके, डर करके। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमको जैसे ही सिम्टम होते हैं तुरंत अस्पताल ले जाना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। आज की तारीख में सोशल मीडिया में बहुत जगह इसका इलाज बताया हुआ है। कोरोना का विधिवत इलाज है जिसको हम घर पर भी कर सकते हैं। डॉक्टर से संपर्क करना है, मगर भली पेशेंट को घर पे रखो, मगर संपर्क डॉक्टर से करना है। और डॉक्टर से संपर्क करके उसका जो ट्रीटमेंट है उसको विधिवत तरीके से चलाना है। हम कोरोना से सही हो सकते हैं, हम कोरोना की लड़ाई से लड़ सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तुरंत हमको किसी अस्पताल में शिफ्ट होना है जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। ऑक्सीजन की व्यवस्था करना है, ऑक्सीजन के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट होना है जब हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है। ये सरकारी डॉक्टर भी समझा रहे कि 90 से नीचे जाता है तो हमको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट होना है। और 94, 95, 96 अगर ऑक्सीजन लेवल है तो हमको घर पे भी रख करके हम उनको इलाज कर सकते हैं, उनको दवाइयाँ दे सकते हैं और बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे। इसलिए साथी लोग आज घबराए नहीं, डरे नहीं, हमको मुकाबला करना है, हमको ताकतवर होना। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि जिनको कोरोना हो जा रहा, वो डर के मारे हार्ट अटैक हो जा रहा, डर के मारे उनकी मौत हो जा रही है। वो सोचते हैं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, वो चक्कर में और ज्यादा बीमार हो जा रहे हैं। इसलिए साथियों हमको अपनी दिमाग को मजबूत करना है, हमको अपने चेतना को मजबूत करना है, समझ को मजबूत करना है। इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे लड़ना है, अपने आप को बचना है और अपने देश को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है और अपने बच्चों को बचाना है, इस महामारी से बचाना है साथियों। तो ये साथियों समय है जिसको हमको समझने की जरूरत है। आने वाले समय में हमारे सामने और चुनौतियां आएंगी, इसके बाद से दूसरी लहर, तीसरी लहर, ये आगे और संकट आएगा, बड़े समय तक संकट काल रहेगा। बाकी संकट काल में जो मजदूर है, जो गरीब है, जिसकी रोजी रोटी चली गई, ये विपदा बहुत बड़ी है जिसके बारे में सरकार को जो स्टेप उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा रही है सरकार। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर अनाज की सप्लाई, गरीबों को राशन बांटना चाहिए, आर्थिक सहयोग देना चाहिए, जिसको कुछ ऐसे जो है भोजनालय चलाना चाहिए सरकारी जहां लोग फ्री में खाना खा सकें, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे जो योजना चलाना चाहिए सरकार को, उस सब मोर्चों पे ये सरकार फेल है। रोजी रोटी रोजगार चला गया, नौकरियां चली गई, बड़ी संख्या में लोगों ने वापस गांव की तरफ पलायन किया है। गांव के अंदर रोजगार नहीं है, गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, गांव के अंदर कोई रोजगार का जो संसाधन नहीं है, वही खेती बची हुई है, जिस खेती को ये सरकार देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को हवाले करना चाहती, जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं, जिसको बचाने के लिए किसान लड़ रहे हैं। ये किसान ही भी अगर हमारी पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगी तो ऐसी आपदा में हमारा देश का मजदूर, देश का जनता बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए साथियों हमको इस बात को समझना है, इस सरकार के गलत चरित्र को हमको विरोध करना है। और सरकार की जो ये गलत नीति है, आज की तारीख में श्रम कानून खत्म कर दिए इन्होंने, स्थायी नौकरी खत्म कर दी। आज की तारीख में ये घर पे जो मजदूर हैं उनको वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ही व्यवस्था करे कि अगले 4 महीने 6 महीने उनको 5,000 7,000 रुपये महीने का वेतन दे दे। क्यों नहीं कर सकते हम? जब पूंजीपतियों का लाखों हजार करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, क्या 2-4 लाख करोड़ रुपया हम वेतन के रूप में नहीं बांट सकते हैं? हम लोगों को राशन के रूप में नहीं बांट सकते? क्यों नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं साथियों, मगर सरकार का नियत खराब है, सरकार का नीति खराब है। ये सरकार से पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों के को लाखों हजारों करोड़ देने को तैयार है, मगर आम जनता के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए इसके पास पैसे नहीं है। तो ये सरकार का गलत चरित्र है जिसको हमको समझना है, जिसका हमको विरोध करना है। आज की तारीख में ये जो महामारी का संकट है, ये महामारी के संकट के साथ में रोजी रोटी का संकट, रोजगार का संकट, जीने का संकट, ये संकट बड़ी संख्या में हो गया, जिसके कारण से लोगों की भुखमरी के कारण भी मौत हो रही है। लोगों के पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा पा रहे,
उसके कारण भी बड़ी संख्या में मौत हो रही है। ये सारी जो संकट हैं, ये सरकार की जो गलत समझ है उसके कारण से हो रहे साथी। इसके बहुत सारे संकटों को बचाया जा सकता है यदि ये सरकार सही दिशा में, सही तरीके से निर्णय करके जनता के पक्ष में फैसला लेना शुरू कर दे। बहुत सारे फैसले ऐसे ले जो एकदम से जनता की सुरक्षा के लिए हो और ईमानदारी से उन फैसलों को लागू हो, उनके बीच में बेईमानी ना हो, तो बचाया जा सकता है। ऑक्सीजन बहुत सारे स्टेट में ऑक्सीजन ओवर है, उस ऑक्सीजन को ला करके बाकी आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है, जिसको अभी करने की कोशिश चल रही है, अभी भी कोशिश चल रही है। हम दुनिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ऑक्सीजन है, मगर अव्यवस्था सरकार की है जिस कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। वहां पर जहां पर लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, भोपाल जैसे शहर में, जितनी प्रदेशों की राजधानी है, जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं, उनमें इतना ज्यादा भीषण संकट है ऑक्सीजन का, गांव की तो बात ही नहीं है। और दुखद यह है कि गांव में भी कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैल गया। तो गांव में तो कोई संसाधन ही नहीं है, गांव में लोग वैसे ही मर जा रहे, ऑक्सीजन का वहां अस्पताल ही नहीं पहुंच पा रहे लोग। तो ये जो महामारी है, ये अव्यवस्था है, ये हमारी सरकार की गलत समझ, जो नीति समय समय पे करनी थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने उसको नहीं किया, जिसके कारण से हुआ। वो आज हमको सवाल उन्हीं से करना है जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे नहीं सवाल करना है जो सत्ता में नहीं बैठे। ये हमको ध्यान रखना है। कुछ लोग बार बार ये कहते हैं हर बात में नरेंद्र मोदी। हाँ, हर बात में नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज की तारीख में हर संस्थान पे कब्जा नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है। इसलिए हर बात के लिए जिम्मेदार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है। यही जिम्मेदार है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। उसके अलावा राज्यों में भी अगर दूसरी पार्टियों की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, उनका भी जिम्मेदारी है। केरल में सीपीएम की सरकार है, वामपंथी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। केरल की सरकार को सैल्यूट, धन्यवाद कि उन्होंने दूरदर्शा से इस महामारी से लड़ने के लिए समय समय पर सारे कदम उठाए। ऐसा बाकी राज्यों में भी हो सकता था, बाकी जगह भी हो सकता था। ये बात हमको साथी समझने की जरूरत है। इस पर कोरोना महामारी पर सिद्धांतिक रूप से कुछ सवाल थे मेरे दिमाग में, जिसको मैंने आपके सामने रखा। इस दुख भरी घड़ी में मैं आपकी सारे जो लोग जिनकी मौत हो रही है, इनको मैं नमन करता हूं, इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोगों का डेथ हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बहुत ही दुख है, दर्द है, बहुत लोगों का डेथ हो गया। ये सबको विनम्र श्रद्धांजलि। और हमको जो लोग बचे अभी, जो पीड़ित हैं, इनको बचाने का जरूरत है। जो नुकसान हो गया वो हो गया, बाकी आगे इस नुकसान को रोका जाए, बाकी इस पूरी जो पीड़ित लोग हैं इसमें आगे जो डेथ हो रही इनको रोका जाए, कोरोना जो फैल रहा है इसको फैलने से रोका जाए, ये हम सबका जिम्मेदारी है। अंत में साथ ही मेरा निवेदन है कि हमको मास्क पक्के में लगाना है, ये सबका जिम्मेदारी है मास्क लगाना। ये किसी को कहने का जरूरत नहीं है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, हाथ को बार बार धोना है, कहीं बाहर जाते हैं तो लौट के आके हाथ धोना है, हाथ को सैनिटाइजर करना है, 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचना है, भीड़ में हमको नहीं जाना है। जो 2 गज की दूरी वाला कॉन्सेप्ट है इसको भी मानना है, डिसिप्लिन मानना है हमको। बाजारों में हमको नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, जब तक जरूरत नहीं है तब तक नहीं जाना है। ये डिसिप्लिन भी हमको अपने अंदर रखना है, इसको हमको मानना है, ताकि हम अपने आप को बचा सकें, अपने बच्चों को बचा सकें, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें, अपने साथियों को बचा सकें, अपने रिश्तेदारों को बचा सकें, अपने जानने पहचानने वालों को बचा सकें। ये समय जो है साथियों आज का बहुत ही संकट का समय है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे अपील जो मैंने की है, इस अपील को आप मानेंगे, सब मिलकर के हम इस संकट की महामारी से निकलेंगे। और आज की तारीख में देश के अंदर एक और सकारात्मक जो बात है कि सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस महामारी से आज देश लड़ रहा है। हमने दिल्ली में देखा है कि सिख जो धर्म के लोग हैं, गुरुद्वारे वो ऑक्सीजन के कैंप लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे हैं,
हमने महाराष्ट्र में देखा बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो फैक्ट्रियां हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई फ्री में कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, सिख धर्म के लोग भी हैं, ईसाई धर्म के लोग भी हैं, हिंदू धर्म के लोग भी हैं। सभी धर्मों के लोग मिलकर के इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। इसी एकता के साथ हमको साथी आगे मिलकर के सारी लड़ाइयों के साथ लड़ना होगा, तभी हम देश को बचा पाएंगे, तभी हम अपनी भारत माता को बचा पाएंगे, तभी हम अपने देश को मजबूत कर पाएंगे। तो मैं इसी निवेदन के साथ कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आने वाले समय में अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, खुद को तैयार करेंगे और एक निष्पक्ष भारतवासी होने के नाते हम एक सही तरीके के विचार को, राजनीतिक रूप से भी सही नीतियों को, सही दिशा को सपोर्ट करेंगे। जो गलत दिशा में सरकार चल रही है, जिन गलत नीतियों को सरकार बना रही है, गलत दिशा में जो सरकार चल रही है, इस सरकार को भी लड़ करके मजबूर करेंगे कि ये सरकार आम जनता का काम करने के लिए सामने आए, सही दिशा में ये सरकार चले, गलत नीतियों को पलटा जाए, जो आम जनता के हक की नीतियां हैं, पक्ष की नीतियां हैं, उसको बनाया जाए, उसको मजबूत किया जाए। इस तरीके की दिशा के लिए भी हम सब मिलकर आगे लड़ेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी साथियों बात खत्म करता हूं और सभी को नमन करता हूं, ब्रह्म श्रद्धांजलि देता हूं। जो हमारे साथी बिछुड़ गए हैं, बहुत ही दुखद सीन है, दर्दनाक सीन है जिनको हम देख रहे हैं। तो इस दुख भरे समय में मैं ये बात रखा आपको। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद।